कुछ ही समय पहले की बात है। एक गांव में बबीता नाम की औरत अपने पति और दो बेटी के साथ एक छोटे से झोपड़ी के घर में रहती थी। बबीता को सही तरीके से भोजन न मिलने और अच्छे पोषण की कमी के कारण बबीता की तबीयत खराब हो गई। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम चुप क्यों हो माँ? हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बोलो ना माँ, कुछ तो कहो माँ। क्या आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है? प्लीज माँ, हमें बताओ। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम इतनी शांत क्यों हो गई हो? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? प्लीज कुछ तो कहो माँ, हमसे बात करो। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बस थोड़ी थकान है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पायल दीदी, तुम परेशान मत हो। माँ जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। नंदू अपने दोनों बेटियों की बातें चुपचाप सुन रहा था। बेटियों के चेहरे पर चिंता और डर देखकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन वह अपनी भावनाएं छिपा रहा था ताकि बेटियों को और ज्यादा चिंता न हो। नंदू अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनता रहा। उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन बबीता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। नंदू को इस सदमे से गहरा दुख पहुंचा और मासूम बबीता की बेटियां रात रात भर अपनी मां के लिए रोती रहीं। बेटियों, मैं समझता हूँ कि तुम अपनी माँ की बहुत याद कर रही हो, लेकिन हमें इस कठिनाई का सामना करना होगा। हमें उसकी यादों को दिल में संजोकर आगे बढ़ना चाहिए। बेटियों, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। जो भी भगवान की इच्छा थी, वही हुआ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी खुशियों की कामना करती थी। सोचो, अगर आज वह तुम्हें इस हाल में देखती, तो उन्हें कितना दुख होता। वह चाहती थी कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो और जीवन में खुशियां फैलाओ। मुश्किल समय आना स्वाभाविक है, जिसे हम कभी-कभी समझ नहीं पाते, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। उनकी यादें हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेंगी। अपने दुख को संभालते हुए उनकी प्यारी यादों को अपने भीतर संजो कर रखो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदू ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी मां की याद में दिन रात रोती रहती थीं और हमेशा उदास होकर बैठी रहती थीं। फिर एक दिन गांव के मुंशी जी ने उसे सलाह दी। अरे बेटा नंदू, देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा शादी कर लेना चाहिए। अगर तुम दूसरा शादी कर लोग, तो तुम्हारी दोनों बेटियों को एक नई मां मिल जाएगी। इससे वे मां के प्यार से वंचित नहीं रहेंगी और तुम भी अपने जीवन में थोड़ा सुकून महसूस कर सकोगे। इससे तुम तीनों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप सही कहते हो मुंशी जी। अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो पायल और परी को अपनी माँ की बहुत कम याद आएगी। जब से उनकी माँ इस संसार से गई है, उन दोनों ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। वे ना कुछ कहती हैं, ना कुछ खाते पीते हैं, बस दिन रात रोती रहती हैं। नंदू ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। लोगों ने उसे बहुत सुंदर लड़कियों के नाम बताए, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। अंततः उसने स्नेहा नाम की विधवा औरत से शादी कर ली, जिसका एक बेटा भी था, जिसका नाम सुधीर था। नंदू ने सोचा कि यह विधवा औरत मां का दर्द समझती है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। स्नेहा बहुत चालाक निकली। कुछ दिनों बाद उसने पायल और परी के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह दोनों बहनों से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उन्हें आराम नहीं करने देती थी। कई बार तो उसने दोनों को भोजन भी नहीं दिया। बेचारे पायल और परी बिना कुछ बोले भूखे पेट सो जाते। फिर एक दिन नंदू अपनी पत्नी से कहता है, स्नेहा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे करीब 1 महीने तक लौटने में समय लग सकता है। तुम मेरी बच्चियों और घर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ठीक है नंदू, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तुम जल्दी लौटने की कोशिश करना। स्नेहा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी लौट सकूं। तुम मेरा आवश्यक सामान तैयार कर दो। मैं कल सुबह ही निकलूंगा ताकि समय पर पहुंच सकूं। और हाँ, तुम अपने काम को अच्छे से संभालना ताकि सब कुछ सही रहे। अगले दिन नंदू अपने काम के लिए निकल जाता है।
इसके बाद स्नेहा पायल और परी से बोलती है। तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी किसी जरूरी काम से गए हैं, इसीलिए तुम दोनों को आज से खाना बनाने का काम संभालना पड़ेगा और घर के सारे काम भी करने होंगे। और हाँ, कल सुबह होते ही तुम दोनों घर के काम में लग जाना। लेकिन माँ, हमें खाना बनाना नहीं आता, फिर हम दोनों घर के काम कैसे करेंगे? अरे, तुम दोनों मुझे अपनी माँ मत कहो। तुम्हारी माँ तो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से चली गई और मुझ पर जिम्मेदारी डालकर चली गई। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? सौतेली सही, लेकिन तुम ही हमारी माँ हो। हम भी तुम्हारे बेटे सुधीर के जैसे ही हैं। पिताजी ने तुमसे विवाह इसीलिए किया था ताकि हम दोनों को माँ का अभाव ना हो। अरे पायल, तुम ये बकवास बंद करो। तुम दोनों मेरे बेटे सुधीर जैसे कैसे हो सकती हो? वह तो अनमोल है, और तुम आलसी होकर हर वक्त बुजुर्गों जैसी बातें करती रहती हो। जितनी तुम्हारी आयु है उतनी ही बातें किया करो। नंदू के शहर जाने के बाद स्नेहा और भी ज्यादा उन दोनों बहनों पर जुल्म करती है। वह पायल और परी को सारा दिन घर के काम करने के लिए भेज देती है, जबकि अपने बेटे सुधीर को घर पर बैठाकर स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती रहती है। वहीं पायल और परी को केवल साधारण रोटियां देती थीं। सौतेली माँ का यह व्यवहार देखकर पायल और परी बहुत दुखी हो जाती हैं। उन्हें अपनी माँ की याद आने लगती है और वे सोचती हैं कि उनकी माँ कितनी दयालु थीं। वे अपने पुराने दिनों को याद करके और भी ज्यादा दुखी होती हैं। एक दिन पायल गांव की चौपाल पर बैठकर सोचने लगती है, अगर आज मेरी माँ जीवित होती तो मुझसे कितना स्नेह करती। वह मेरी कितनी चिंता करती थी, मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार करती थी। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। तुम्हारी अनुपस्थिति हर पल मुझे परेशान करती है। तुम्हारे बिना जीना बेहद कठिन हो गया है। पायल बेचारी अपनी माँ को याद करके रो रही थी। इतने में ही गांव के 2 व्यक्ति आते हैं। उन्हें पायल पर बहुत दया आती है और पायल को देखकर कहते हैं, अरे भाई, यह सब सौतेली माँ की चाल है। अपनी बेटे को बड़े लाड प्यार से रखती है, उसे हर आराम देती है और बेचारी पायल और परी को ठीक से खाना भी नहीं देती। सारा दिन उनसे घर का सारा काम करवाती है, जबकि उसकी बेटा आराम से बैठा रहता है। पायल और परी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन माँ को उनकी कोई परवाह नहीं है। मोहन भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसे क्या पता था कि मेरे ना होने पर मेरे बच्चों को इतनी ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। बेचारे मासूम हर दिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पायल बहुत ही अधिक समझदार थी। उसे यह आभास होने में देर नहीं लगी कि लोग केवल घर की शांति को बिगाड़ते हैं। इसलिए उसने उन दोनों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ कहे बिना अपने घर की ओर बढ़ गई। स्नेहा गुस्से में बैठी हुई थी। पायल और परी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे दोनों घर में दाखिल होती हैं, स्नेहा उन दोनों को डांटना शुरू कर देती है। अरे तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें घर की थोड़ी भी चिंता नहीं है। सारा काम ऐसे ही बिखरा पड़ा है और तुम दोनों को कोई फिक्र ही नहीं है। आप सारा काम हम दोनों से करवाती हैं और कभी भी सुधीर से नहीं बोलती काम करने के लिए। हमेशा डांट फटकार ही सुनने को मिलती है। दीदी, आप जो कह रही हो वो पूरी तरह सही है। सुधीर कभी कोई काम में हाथ भी नहीं लगाता और हम दोनों ही घर का सारा काम निपटाते रहते हैं। चाहे खाना बनाना हो, साफ सफाई हो या बाकी जिम्मेदारियां, सब कुछ हमारे ही जिम्मे आ जाता है। अरे बहुत ज्यादा उड़ान भर रही है तुम दोनों की। बड़ों से बात करने की तमीज तो बिल्कुल नहीं है। और सुनो, सुधीर क्यों काम करेगा? तुम दोनों बस आवारागर्दी के लिए हो। और हाँ, वो काम नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनेगा, ये खेती बाड़ी नहीं करेगा, समझी? चलो अब जाओ और जानवरों के लिए खेत से चारा लेकर आओ। स्नेहा की ये बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे चुपचाप चारा लाने के लिए निकल जाते हैं। हे ईश्वर, इन दोनों ने तो मेरी जान पर बनाकर रखी है। अगर ये दोनों घर में और रहे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा और ऊपर से जमीन और जायदाद का हिस्सा भी देना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, इन पर कोई बड़ा आरोप लगाकर इन्हें घर से बाहर निकाल देती हूँ।
उसके बाद सब कुछ मेरे बेटे सुधीर का ही होगा। अगले दिन स्नेहा अपनी बहन लक्ष्मी को बुलाती है। स्नेहा लक्ष्मी से कभी कोई बात नहीं छिपाती थी। घर की हर छोटी बड़ी बात उससे साझा करती थी। उसे लक्ष्मी पर इतना भरोसा था कि वह अपना और पायल की माँ का सारा पैसा एक कपड़े में बांधकर मालती को सौंप देती है। अरे बहन लक्ष्मी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये सोना तुम्हें दे रही हूँ। इसे अपने पास अच्छी तरह से सुरक्षित रखना और जब मैं मांगूं तो मुझे वापस कर देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहन, मैं इसे सही से रखूंगी। लेकिन ये पैसा और सोना तुम मेरे पास क्यों रख रही हो? असल में मैं पायल और परी को यहाँ से हटाना चाहती हूँ। अगर वो यहीं रहेंगी तो उनका शादी विवाह करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन दोनों पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगाऊंगी और फिर उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। लेकिन स्नेहा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। वो दोनों बच्चे बिन माँ के हैं और कितने मासूम हैं। पायल और परी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम उन पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो बेचारे कैसे खुद को इन आरोपों से बचा पाएंगे? उनका भविष्य क्या होगा? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? अभी तुम उन दोनों को जानती नहीं हो। वह दोनों बहुत ही चालू लड़कियां हैं। उन दोनों से ज्यादा निकम्मी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। उन दोनों की बातों की धार तलवार जैसी तेज होती है और घर का कोई काम हाथ नहीं लगाती। सारा दिन सड़क पर मटर गश्ती करती रहती है और मोहल्ले वालों के सामने मेरी बुराई करती फिरती है कि मेरी माँ मुझे ठीक से देखभाल नहीं करती और हमेशा हम दोनों को ताने देती रहती है और सारा दिन काम में लगी रहती है। स्नेहा लक्ष्मी को यह झूठी कहानी इसलिए सुना रही थी ताकि वह पैसों से भरी थैली अपने पास रख सके। लक्ष्मी सोने के गहने और पैसों की थैली लेकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद हंसी पूरे गांव में अफवाह फैला देती है कि कोई उसके गहने और पैसे चुरा कर ले गया। ताकि वह लोगों के सामने अपनी बेबसी दिखा सके, वह फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगती है। रोने की आवाज सुनकर गांव की 2 महिलाएं उसके घर आती हैं और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। मेरी माँ ने कितनी मेहनत से पैसे बचाए थे ताकि मेरे लिए ये गहने बनवा सके। जब मैं उन गहनों को पहनती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की खुशी मेरी झोली में आ गई हो। मैं जहां भी जाती हर दर्द और तकलीफ जैसे गायब हो जाती थी। अब मैं क्या करूं? ऐसा लगता है जैसे जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा। मेरा मन करता है कि कहीं जाकर खुद को खत्म कर लूं। अरे बेटी, ऐसा कभी नहीं कहते। तुम अपनी जान को उन गहनों के लिए क्यों खतरे में डालोगी? अगर वो गहने तुम्हारे लिए बने होते तो अब तक तुम्हारे पास ही होते। नसीब की चीज़ें कभी छीनती नहीं, और अगर छीन भी जाएं तो लौट कर ज़रूर आती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे गहने पायल और परी ने ही चुराए हैं। वो दोनों तो कल से ही नजर नहीं आ रही हैं और कुछ अजीब सा शक हो रहा है। अरे बेटी, पायल और परी ऐसी लड़कियां नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि वो दोनों कितनी भली और सच्ची हैं। उनके जैसी भलमनसाहत किसी में नहीं है। तू बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाना। आज सुधीर के पापा भी आने वाले हैं शाम को। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे पहले तू ये आंसू पोंछ ले बेटा। देख कितना रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। अब जा, थोड़ा नहा धो ले और कुछ खा पी ले। सुबह से यूं ही रोती जा रही है। माँ, पर मैं क्या करूं? मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। बेटी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है कि जो कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। हो सकता है जो खोया है वो वापस भी मिल जाए, लेकिन पहले तू अपने आप को संभाल। भगवान सब देख रहे हैं। हाँ, आप लोग सही कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगी। महिलाएं सांत्वना देकर वहां से चली जाती हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। अगले दिन नंदू घर आता है। घर में छाया सन्नाटा देखकर वह अचंभित हो जाता है और वह स्नेहा से पूछता है, क्या हुआ है स्नेहा? तुम इतनी मायूस क्यों लग रही हो? मेरे आने पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो गई हो। कुछ नहीं नंदू, बस दिल भारी हो गया है। सब कुछ बदल सा गया है। अरे खुलकर बोलो, इतनी निराश क्यों हो? हर मुश्किल का हल होता है, हमें मिलकर इसे सुलझाना है। अजी सुनिए, देखिए ना, किसी ने मेरे सारे पैसे और गहने चुरा लिए
और हद तो ये है कि तुम्हारी पहली पत्नी के गहने भी गायब हो गए हैं। क्या तुम ये कह रही हो स्नेहा? ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारे घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अंदर घुस सके, फिर गहने कैसे गायब हो सकते हैं? मैं भी यही सोच रही थी। मुझे लगता है कि किसी घर के इंसान ने ही यह चोरी की है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो चोरी कर सके, लेकिन तुम्हें किस पर शक है? किसे जिम्मेदार मान रही हो? देखो जी, गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पायल और परी ने वे पैसे और गहने चुराए होंगे। क्या पायल और परी? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? जो मन में आता है वही कह देती हो। वो मेरी बेटियां हैं और वो पैसे कैसे चुरा सकती हैं? मैं यह कभी नहीं मान सकता। उनके जैसा भरोसेमंद और सीधा साधा लड़कियां इस पूरे गांव में कोई नहीं है। असल में कल पायल और परी मुझसे उल्टा सीधा बोल रही थीं, तो मैंने कह दिया कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। इसी वजह से वे मुझसे गुस्सा होकर चली गईं। वे अभी बच्चे हैं, नासमझ हैं। हो सकता है किसी बाहर वाले ने उन्हें बहका दिया हो, इसलिए उन्होंने गहने और पैसे चुरा लिए होंगे। तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो। ठीक है, मैं अभी उन दोनों से बात करके उनकी खबर लेता हूँ। फिर नंदू पायल और परी को बुलाता है और उनसे पूछता है, पायल और परी, ये क्या बेतुकी बात है? तुम दोनों ने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अपनी माँ के गहने क्यों चुराए? आखिर तुम्हें क्या हुआ है मेरे जाने के बाद कि तुम इस रास्ते पर चल पड़ी हो? पिताजी, हम दोनों ऐसा क्यों करेंगे? हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप माँ की बातों पर भरोसा करके हम पर संदेह क्यों कर रहे हैं? मुझे किसी के कहने पर शक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। अब नंदू स्नेहा के पास जाकर कहता है, मुझे पुलिस को खबर तो देनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि गहनों के मिलने की संभावना बेहद कम है। जो भी चीज एक बार गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है, उसे वापस पाना आसान नहीं होता। ऐसे मामलों में उम्मीद रखना मुश्किल होता है। पुलिस का नाम सुनते ही स्नेहा की धड़कनें तेज हो गईं और वह सोचने लगी, अगर इन्होंने सच में पुलिस को खबर दे दी तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर मैं किसी को नजरें कैसे दिखाऊंगी? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। अब तो मुझे हर हाल में इन्हें पुलिस के पास जाने से रोकना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ सोचना होगा। तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं अभी पुलिस को बताने जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। जब आपको खुद ही पता है कि पुलिस को बताने से गहने मिलने की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर पुलिस के पास जाने का क्या फायदा? क्यों बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हो? इतनी बड़ी चोरी हो गई है और मैं पुलिस को ना बताऊं? आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? इतना बड़ा नुकसान हुआ है, चुपचाप बैठना मुमकिन नहीं। उन गहनों को आज फिर से बनवाने जाओ तो कम से कम 2000 का खर्च आ जाएगा। अगर किस्मत में है तो मिल जाएंगे, वरना भगवान की मर्जी, हमें हर हालात का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी पुलिस थाने मत जाओ। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर चोरी करने वाला कोई घर का निकला तो अनर्थ हो जाएगा। हमें पहले खुद तहकीकात करनी चाहिए। फिर नंदू स्नेहा की बात मान लेता है और अगले दिन सवेरे सवेरे स्नेहा लक्ष्मी के घर पहुंच जाती है और लक्ष्मी से कहती है, अरे बहन, जो जाल मैंने अपनी सौतेले बेटियों के लिए बिछाया था उसमें तो मैं खुद ही फंसती जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि चोरी का नाम सुनकर वे पायल और परी को घर से निकाल देंगे, लेकिन कोई भी पायल और परी को चोर कहने के लिए तैयार नहीं है। पायल के पापा पुलिस को सूचना देने जा रहे थे और मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका है। अगर पुलिस ने छानबीन की तो मैं ही फंस जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह इस समस्या से निकलना होगा। मैं तुम्हारे पास अपने गहने लेने आई हूँ। मैं पायल के पापा से कह दूंगी कि गहने रखकर भूल गई थी। इस तरह समस्या का हल हो जाएगा। तुम जल्दी से वह गहने मुझे दे दो। अरे बहन, तुम किस पैसे और गहनों की बात कर रही हो? तुमने मुझे पैसे और गहने कब दिए थे और किसके सामने दिए थे? लक्ष्मी की यह बात सुनकर बिंदु के होश उड़ जाते हैं। बिंदु समझ जाती है कि लक्ष्मी वह गहने नहीं देना चाहती। अरे बहन लक्ष्मी, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें गहने और पैसे अपने और उनकी पहली पत्नी के गहने भी संभाल कर रखने के लिए दिए थे। अरे, क्या तुम यहाँ से सीधे सीधे जाती हो या मुझे अपने पति को बुलाना पड़ेगा?
पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अगर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तुम्हारे पति की इज्जत भी खराब हो जाएगी। तुम जैसी कठोर हृदय वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अपने बेटे के चक्कर में एक मासूम बच्चे की जिंदगी खराब करने पर उतर आई हो। भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने घर चली जाओ और कभी यहाँ मत आना। स्नेहा को लक्ष्मी की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह मजबूर हो चुकी थी, इसलिए उसने लक्ष्मी से कुछ नहीं कह पाई। अगर वह लक्ष्मी से कुछ कहती तो सच्चाई सबको मालूम हो जाती, इसलिए वह बगैर कुछ कहे अपने घर की ओर निकल जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि जो दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं वही अंत में खुद ही उनसे चुभते हैं। मैंने उन मासूम नादान बच्चों पर इतना बड़ा कलंक लगाने की कोशिश की थी कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, या तो चुप रहना या फिर नंदू को सब कुछ सच सच बता देना और लक्ष्मी से अपने गहने ले लेना। इसीलिए स्नेहा फैसला कर लेती है कि वह नंदू को सब कुछ सच सच बता देगी। घर पहुंचकर वह नंदू से कहती है, आजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शायद आप मुझे माफ न कर सकें और घर से निकाल दें, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे स्नेहा, तुम ये क्या कह रही हो? ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने कौन सी गलती की है? आजी, दरअसल वह गहने मैंने अपनी बहन लक्ष्मी को दे दिए थे। मैंने सोचा कि पायल और परी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दूंगी। उसके बाद सारी जमीन जायदाद पर मेरे बेटे का हक होगा। मैंने उन लड़कियों पर बहुत जुल्म किया है और मैं माफी के लायक नहीं हूँ। अरे स्नेहा, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था कि गहने और पैसे किसी ने नहीं चुराए। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने उसे स्वीकार किया। लक्ष्मी ने मुझे पहले ही सब बता दिया था कि तुमने किस तरह से गहने देकर पायल और परी पर चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन तुम एक बात भूल गई हो कि मरने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। जो साजिश तुमने मासूम बच्चियों के लिए रची थी, तुम उसी में उलट फंस गई हो। इतने में ही लक्ष्मी वहां आ जाती है और नंदू को सारे गहने सौंप देती है और वह कहती है, स्नेहा, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने सही किया। मैं उन मासूम बच्चियों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती थी। तुम तो उनकी जान लेने पर उतारू थी। उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में वह अंधेरा देखा, मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी निर्दय हो। बहन लक्ष्मी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैं माफी के लायक नहीं हूँ और अब जीना नहीं चाहती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। पायल के पापा, मैंने उन मासूम बच्चियों पर बहुत अत्याचार किया है। मैंने उन दोनों से दिन रात काम करवाया, जबकि वे कितने मासूम थे। वे मेरी हर बात मान लेते थे, लेकिन मैं उन्हें घर से निकालने की सोच रही थी। स्नेहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही तुम्हारे लिए काफी है। इंसान को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना और खुद को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने दिल से अपनी गलती को माना है। नंदू, स्नेहा, लक्ष्मी, पायल और परी के बीच अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। स्नेहा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अब वह इन बच्चियों को अपने दिल से अपनाएगी और उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। कुछ समय बीता और स्नेहा ने पायल और परी के लिए प्यार और स्नेह से भरा माहौल तैयार कर दिया। वह अब उन पर माँ का स्नेह बरसाने लगी। नंदू और लक्ष्मी भी यह देखकर खुश थे कि परिवार में अब शांति और प्रेम की स्थापना हो रही थी। स्नेहा ने पायल और परी को पढ़ाई में भी मदद करना शुरू किया और उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।